हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल RNCC। सो आज का जो अपना क्लास रहेगा वो रहेगा MCQ सेशन की 5th क्लास। ठीक है। और जो अभी हम ये MCQs करवा रहे हैं वो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। RRB PGI का जो एग्ज़ाम है चंडीगढ़, और इसके साथ में CHOs के लिए, एम्स नोट सेट के लिए, सभी के लिए ये जो सारे MCQ जो है वो इम्पोर्टेंट है। शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। ए क्लाइंट presented to emergency department with complaints of sweating, heart palpitation, vertigo and the urge to lay down shortly after the eating. The nurse anticipate which diagnosis for this client. ठीक है, नर्स को जो प्रॉब्लम है उसको क्या करना है, डायग्नोस करना है कि हाँ ये सब सारे जो सिम्टम्स आ रहे हैं, साइन आ रहे हैं, सो ये किसको, कौन सी प्रॉब्लम को ये डायग्नोस करते हैं। ठीक है। सो ऑप्शंस है अपने पास में अपेंडिसाइटिस, कोलेसिस्टाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस या फिर डंपिंग सिंड्रोम। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, डंपिंग सिंड्रोम। ठीक है। ये जो सारे साइन हैं वो किसके आ रहे हैं, अपने डंपिंग सिंड्रोम्स के साइंस आ रहे हैं। अब ये डंपिंग सिंड्रोम है क्या, ठीक है, ये भी अपन देख लेते हैं। डंपिंग सिंड्रोम, डंपिंग सिंड्रोम में क्या होता है, रैपिड एम्प्टी ऑफ स्टमक कंटेंट इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। जब पर्सन खाना खाता है उसके बाद में जस्ट उसके 15 to 30 मिनट के अंदर अंदर जो है वो स्टमक जो है वो एम्प्टी हो जाता है। इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, डंपिंग सिंड्रोम इसको अपन बोलते हैं। अभी बात कर लेते हैं इसके अंदर अपने को क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे। सबसे पहला अपने को साइन सिम्टम मिलेगा हाइपर पेरिस्टालसिस। ओके, हाइपर पेरिस्टालसिस जो है वो पेशेंट को देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से जो स्टमक जो कंटेंट पार्ट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जल्दी से वहाँ पे पहुँच जाएंगे। ठीक है। कितने टाइम में, 15 to 30 मिनट आफ्टर ईटिंग। हाइपर पेरिस्टालसिस के साथ के अंदर ही इसको एक ड्रूलिंग एंड रम्बलिंग साउंड भी देखने को मिलेगा। ड्रूलिंग एंड रम्बलिंग साउंड, ड्रूलिंग एंड रम्बलिंग साउंड, इसको अपन क्या बोलते हैं, बोरबोरिगमस। बोरबोरिगमस। ओके, बोरबोरिगमस की कंडीशन भी यहाँ पे देखने को मिलती है। कई बार इसको डेफिनेशन पूछ लेते हैं, भाई बोरबोरिगमस क्या होता है। इसी के बाद में क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर, एब्डोमिनल क्रैम्प्स देखने को मिलता है। ठीक है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स। इसके बाद में क्या देखने को मिलेगा, प्रेस्पिरेशन। प्रेस्पिरेशन का क्या मतलब हो गया, स्वेटिंग। इसके बाद में क्या देखने को मिलेगा, डायरिया, नोजिया एंड वॉमिटिंग। वॉमिटिंग भी सम कंडीशंस के अंदर देखने को मिलती है। इसके बाद में पेशेंट को क्या देखने को मिलेगा, हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपरग्लाइसीमिया क्यों होता है, क्योंकि जब ये रैपिड एम्प्टी के साथ साथ में CHO का कार्बोहाइड्रेट जो अपन फूड खाते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है, उसका क्या होता है, रैपिड एब्जॉर्प्शन हो जाता है। आप सभी को पता है जो CHO के जो कार्बोहाइड्रेट फूड्स होता है उनका प्रोटीन एंड फैट की तुलना में रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है। सो रैपिड एब्जॉर्प्शन की मदद से अर्ली केसेस के अंदर तो अपन को क्या देखने को मिलेगा, हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा। अब जब हाइपरग्लाइसीमिया हो गया है तो क्या हो जाएगा बॉडी के अंदर, हाइपर इंसुलिनेमिया हो जाएगा। ओके, हाइपर इंसुलिनेमिया हो जाएगा, जिसकी मदद से क्या देखने को मिलेगा, हाइपोग्लाइसेमिया। ओके, अगर हाइपरग्लाइसेमिया हुआ तो बॉडी का जो कंपनसेटिंग मैकेनिज्म वो एक्टिवेट होकर क्या करवाएगा, इंसुलिन का सिक्रेशन ज़्यादा करवाएगा, जिसकी मदद से लेटर स्टेज के अंदर पेशेंट को क्या देखने को मिलेगा, हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा। ओके, सो अर्ली स्टेज में हाइपरग्लाइसीमिया, लेटर स्टेज में हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा। ये कब देखने को मिलेगा, 2 to 3 hours ऑफ ईटिंग। ओके,
ये 2 से 3 घंटे बाद में पेशेंट के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन अपने को देखने को मिलती है। इसी के बाद में अपन अब देख लेते हैं इसके अंदर पोजीशनिंग क्या करेंगे पेशेंट को। अगर जो डंपिंग सिंड्रोम है इससे प्रिवेंट करने के लिए क्या पोजीशन देंगे अपन पेशेंट को अपन पोजीशन देंगे सुपाइन विथ लेफ्ट लेटरल, ठीक है, सुपाइन विथ लेफ्ट लेटरल, इसी को क्या बोलते हैं, रिक्लाइंग पोजीशन। पेशेंट को रिक्लाइंग पोजीशन अपन देंगे। ये भी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे। और ये सारे मैं आपको क्वेश्चन ही बता रहा हूँ, ठीक है। डंपिंग सिंड्रोम से कैसे भी आपको एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन पुट ऑन कर सकता है एग्जाम्स के अंदर। अब ये सुपाइन पोजीशन अपन क्यों देते हैं, क्या प्रिवेंट करेगा, रैपिड एम्प्टी होने से प्रिवेंट करेगा, ठीक है। स्टमक के रैपिड एम्प्टी होने से प्रिवेंट करेगा। इसी के साथ में अपन क्या मैनेजमेंट के अंदर क्या देखेंगे, डंपिंग सिंड्रोम के अंदर डाइट क्या प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। पेशेंट को डाइट के अंदर लो कार्बोहाइड्रेट डाइट देंगे, हाई प्रोटीन प्लस हाई फैटी डाइट जो है वो पेशेंट को प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। ये क्या होगा, इनका थोड़ा स्टमक के अंदर जो रहने की संभावना है प्रोटीन की और फैटी डाइट की ज़्यादा रहती है, एब्जॉर्प्शन इनका लेट होता है कार्बोहाइड्रेट की तुलना में, इसलिए कार्बोहाइड्रेट फूड कम देंगे। प्रोटीन और फैट की जो मात्रा है वो अपन जो जिनमें ये इनकी मात्रा ज़्यादा होती है वो फूड जो है वो पेशेंट को खिलाएंगे। साथ ही साथ में स्मॉल मील्स उसको एडवाइस करेंगे पेशेंट को कि भाई आप भरपेट खाना मत खाइए, एक बार में स्मॉल मील्स खाइए विथ फ्रीक्वेंट इंटरवल के साथ में, फ्रीक्वेंट इंटरवल, ओके। ये भी क्वेश्चन है यहाँ पे, ये भी सारे क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर, ठीक है। डंपिंग सिंड्रोम में आपको जो भी बता रहा हूँ वो सभी एग्जाम्स में आने लायक क्वेश्चंस ही हैं इसके अंदर, जो एग्जाम्स के अंदर पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी पहले से ही, ठीक है। अब इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे वो भी अपन देख लेते हैं। डायग्नोसिस के लिए अपन क्या करते हैं, एक तो एंडोस्कोपी कर सकते हैं, दूसरा अपन क्या कर सकते हैं, एक प्रकार का इंडेक्स होता है, ठीक है, डायग्नोस्टिक इंडेक्स, उसको अपन क्या बोलते हैं, 6 स्टेट्स इंडेक्स, ठीक है, 6 स्टेट्स इंडेक्स बोलते हैं। इसके अंदर अगर स्कोर 7 से ज़्यादा आता है तो पेशेंट को अपन कंडीशन बोल सकते हैं डंपिंग सिंड्रोम की प्रोबेबिलिटी पेशेंट को देखी जा सकती है। इसका मोस्ट कॉमन कोज क्या है कि भाई किन पेशेंट के अंदर डंपिंग सिंड्रोम देखने को मिल सकता है, जिनके अंदर गैस्ट्रिक रिसेक्शन कर दिया गया है, गैस्ट्रिक रिसेक्शन, ओके। गैस्ट्रिक रिसेक्शन की अगर सर्जरी हुई है पेशेंट के अंदर सो उनमें डंपिंग सिंड्रोम की कंडीशन जो है वो देखने को मिलती है। सो ये इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा अपने क्या रहेगा, डंपिंग सिंड्रोम, ओके। अल्सरेटिव कोलाइटिस, कोलेसिस्टाइटिस, अपेंडिसाइटिस एक अलग तरीके की प्रॉब्लम्स है, इनको भी अपन शॉर्ट के अंदर रिव्यू कर लेते हैं, बट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, डंपिंग सिंड्रोम। अभी अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट में क्या ऑप्शन था, अपेंडिसाइटिस, ठीक है, अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस क्या होता है, इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स, ठीक है। अपेंडिक्स का इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन को क्या बोलते हैं, अपेंडिसाइटिस बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी लेंथ क्या होती है, CHO जैसे एग्जाम्स के अंदर पूछ ली जाती है। 9 to 10 सेंटीमीटर्स की लेंथ होती है। इसकी पोजीशन कहाँ पे होती है, रेट्रोसिकल पोजीशनिंग इसकी देखने को मिलती है, ओके। इसके बाद में एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं कि भाई जो अपेंडिक्स है ये कहाँ पे रहती है, सिचुएटेड, ठीक है। सो ये अपनी नेवल हो जाती है, नेवल के राइट लोअर पार्ट में, ओके, नेवल के राइट लोअर पार्ट में, जहाँ से 2/3 का डिस्टेंस अपन देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर अपने जो है वो अपेंडिक्स प्रेजेंट रहती है, ठीक है। इस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, MC बर्नी पॉइंट। इसका भी एक क्वेश्चन बनता है कि MC बर्नी पॉइंट कहाँ प्रेजेंट रहता है। सो नेवल से 2/3 पार्ट राइट लोअर साइड के अंदर MC बर्नी पॉइंट होता है, ओके। अब अगर अपेंडिसाइटिस है किसी पेशेंट को तो क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे। साइन सिम्टम से अपेंडिसाइटिस में काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, 1 बाय 1 अपन ये भी साइन सिम्टम अपन देख लेते हैं। सो पहला साइन सिम्टम अपने को देखने को मिलेगा हैमबर्गर साइन, हैमबर्गर साइन।
इस साइन के अंदर फिजिशियन क्या करता है कि पेशेंट को बोलता है कि भाई आपको कौन सा फूड खाने की आपका फूड कौन सा फेवरेट फूड है जिसको आप खाना चाहोगे, जबकि पेशेंट किसी भी प्रकार का खाना खाने से मना कर देता है। ठीक है, इसके अंदर क्या देखने को मिलता है पेशेंट को? एनोरेक्सिया। ठीक है, एनोरेक्सिया की कंडीशन देखने को मिलती है। पेशेंट अपना किसी भी प्रकार का फूड खाने से मना करता है, भले उसका फेवरेट फूड ही क्यों ना हो। ठीक है, इस साइन को अपन ने बोला है हैमबर्गर साइन। नेक्स्ट साइन देखने को मिलता है इसके अंदर अपने को कौन सा? रीबाउंड ब्लूमबर्ग साइन। ओके, ब्लूमबर्ग साइन। ओके, ब्लूमबर्ग साइन क्या होता है कि इसके अंदर रीबाउंड टेंडरनेस देखने को मिलती है। रीबाउंड टेंडरनेस, इसमें क्या होता है, जब अपन प्रेशर डालते हैं, ओके, जब अपन इस एरिया के अंदर प्रेशर अराइज करेंगे तब तो क्या होगा, पेन जो है वो कम होगा पेशेंट को। ओके, जबकि जब अपन प्रेशर को रिमूव कर लेते हैं, प्रेशर रिमूव करते हैं अपेंडिक्स वाले रीजन से, तब जो है वो पेशेंट को पेन फील होगा। ठीक है, पेन जो है वो बढ़ेगा। इस साइन को अपन क्या बोलते हैं? ब्लूमबर्ग साइन बोलते हैं। इससे पहले अपन ने क्या पढ़ा था? हैमबर्गर साइन। अब नेक्स्ट साइन कौन कौन सा आता है वो भी अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट साइन आता है डम्पी साइन। डम्पी साइन क्या होता है ये देख लेते हैं। कफिंग के टाइम पे पेशेंट को जो है वो पेन फील हो रहा है। ठीक है, तो इस साइन को अपन क्या बोलेंगे? डंपिंग साइन। पेशेंट कफ कर रहा है, उसके साथ में पेशेंट को पेन भी फील हो रहा है। नेक्स्ट फोर्थ साइन कौन सा हो गया? कोचकर साइन। इस साइन में क्या होता है कि स्टार्टिंग के अंदर जो है फर्स्ट पेन अराइज होता है अम्बिलिकल्स रीजन के अंदर, जो कि आगे ट्रांसफ़र होता है कहाँ पे? राइट इलियक रीजन में। ओके, कोकर साइन के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा अपने को कि सबसे पहले तो पेशेंट के जो पेन है वो अम्बिलिकस रीजन से शुरू होके ये ट्रांसफ़र कहाँ होगा? राइट इलियक रीजन के अंदर ट्रांसफ़र देखने को मिलता है। तो ये साइन हो गया अपना कोचर साइन। नेक्स्ट साइन कौन सा देखने को मिलता है इसके अंदर? पोजेज साइन। पोजेज साइन, इस साइन में क्या देखने को मिलेगा? अगर सबसे पहले अपन क्या करेंगे, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन देंगे। सुपाइन पोजीशन के बाद में जब अपन पेशेंट का जो हिप है, ओके, उसका अपन डोर्सिफ्लेक्शन करवाएंगे। ठीक है, तो पेशेंट को जो है वो पेन होगा। ओके, ये अपना पेशेंट है। ठीक है, ये पेशेंट के लेग्स है। अब अगर इस लेग का जो राइट वाला लेग है, इसका अगर अपन डोर्सिफ्लेक्शन करवाएंगे, पीछे की साइड में अगर इसको घुमाएंगे ना, तो पेशेंट को यहाँ पे पेन फील होगा। तो इस साइन को अपन क्या बोलेंगे? पोजेज साइन। नेक्स्ट साइन कौन सा देखने को मिलेगा? ऑब्ट्रूडर साइन। ऑब्ट्यूरेटर साइन। ऑब्ट्यूरेटर साइन के अंदर क्या देखने को मिलता है? पेन होगा पेशेंट को। कब होगा? जब वो लेग को फ्लेक्शन करेगा। ठीक है, जब लेग का वो फ्लेक्शन करता है, ठीक है, थाई की साइड के अंदर, सब पेशेंट को अगर पेन फील हो रहा है तो इसको अपन क्या बोलेंगे? ऑब्ट्रूडर साइन। ठीक है, इंटरनल रोटेशन ऑफ हिप। अगर वो हिप का जब पेशेंट है वो हिप को जब इंटरनल रोटेट करेगा पेशेंट तो उसको पेन हो रहा है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? ऑब्ट्रूडर साइन। नेक्स्ट साइन कौन सा है? लास्ट साइन रोवजिंग साइन। इस साइन के अंदर क्या होता है कि अपन अगर पेशेंट की ये जो है स्टमक का पार्ट है, ओके, ये हो गया अपना राइट, ये हो गया अपना लेफ्ट। अब जब अपन लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर अगर अपन प्रेशर करेंगे, ठीक है, अपन पाल्पेशन करेंगे यहाँ पे, सो पेशेंट को यहाँ पे राइट साइड के अंदर जो है वो राइट लोअर इलियक रीजन के अंदर यहाँ पे पेशेंट को पेन फील होगा। ठीक है, पेन फेल्ट इन राइट लोअर क्वाड्रेंट। ठीक है, सो ये राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर पेन फील होता है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? रोवजिंग साइन। तो ये कुछ साइंस हैं जो अपेंडिसाइटिस की कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है। इसी के साथ ही अपन थोड़ा सा और देख लेते हैं अपेंडिक्स के बारे में। इसका मैनेजमेंट में क्या क्या करेंगे? सो अपेंडेक्टोमी करते हैं। अपेंडेक्टोमी कर देते हैं पेशेंट को। सो अब जो अपेंडेक्टोमी क्वेश्चन बनता है यहाँ से
कि पोजीशन कौन सी देंगे, ठीक है। तो इसके अंदर पोजीशन क्या देंगे, सेमी फॉवलर पोजीशन, सेमी फॉवलर पोजीशन जो है वो पेशेंट को देंगे। इसी के साथ में जो है वो पेशेंट को हीट अप्लाई जो है पेशेंट के वहाँ नहीं करनी है, ठीक है। अगर हीट अप्लाई करते हैं अपन पेशेंट के ऊपर, पेशेंट के जहाँ पे पेन हो रहा है वहाँ पे, सो वहाँ पे अपेंडिक्स जो है वो ब्रस्ट अप हो सकती है, ओके। ब्रस्ट अप होने के बाद में अपेंडिसाइटिस का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, पेरिटोनाइटिस, ओके। पेरिटोनाइटिस इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। सो पेरिटोनाइटिस से बचाने के लिए अपन हीट अप्लाई नहीं करेंगे। सो ये होता है अपना अपेंडिक्स का पार्ट, यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में अपन एक और देख लेते हैं, क्या डिजीज़ थी वो, अल्सरेटिव कोलाइटिस। सो अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस, साथ साथ में आपकी ये डिजीज़ भी कंप्लीट होती जाएगी और इनके जो अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ यहाँ पे। सो आप बने रहिएगा क्लास में। अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होता है, लार्ज बोवेल का इन्फेक्शन होता है, ठीक है। लार्ज बोवेल का इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन, ओके। मोस्ट कॉमन साइट पूछ लेता है एग्जाम के अंदर एग्जामिनर कई बार। सो मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है, रेक्टम होती है मोस्ट कॉमन साइट। सो और इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, ये डिजीज़ जो है वो रेक्टम टू अपवर्ड पोर्शन, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर इस डिजीज़ का ग्रोथ होता है, ठीक है। ये अपना रेक्टम हो गया, रेक्टम के बाद में ये सिग्मोइड कोलन से होते हुए डिसेंडिंग कोलन, ट्रांसफर कोलन के बाद में आगे ये यहाँ पे असेंडिंग कोलन, इस साइड इस प्रकार से इस डिजीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन होता है पेशेंट के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर अपने को क्या क्या साइन देखने को मिलेगा, एक क्वेश्चन और बनता है इससे कि ये जो है वो कोलन कैंसर की रिस्क को बढ़ा देता है, कोलन कैंसर की रिस्क को बढ़ा देता है कौन, अल्सरेटिव कोलाइटिस। नेक्स्ट इसके अंदर अपन को क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे, एक सीवियर डायरिया देखने को मिलेगा, सीवियर डायरिया, साथ ही में ब्लडी स्टूल भी देखने को मिलेगा इसके साथ में, ओके। साथ में पेशेंट को फ्रीक्वेंट अर्ज टू डिफिकेट, डिफिकेशन की फीलिंग भी पेशेंट को आती रहेगी कि फ्रीक्वेंसली, ठीक है। अब इसका जो ट्रीटमेंट में अपन क्या देखते हैं, कौन सी मेडिकेशन देंगे इसकी। सो इसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो क्या है, सल्फा साला, ठीक है। सल्फा सालाजाइन जो क्या है, एक एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, ठीक है। एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है सल्फा सालाजाइन, जो इसकी क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है वो कंप्लीट होता है। कई बार इसके डाइट से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो डाइट के अंदर क्या रखेंगे, लो रेसिड्यू डाइट, लो रेसिड्यू डाइट जो है वो अपन पेशेंट को देंगे, जिससे डायरिया के अंदर कमी देखने को मिलेगी अपने को। साथ में एक और ऑप्शन था अपने यहाँ पे, क्या नाम था वो, कोलेसिस्टाइटिस। इसको भी अपन शॉर्ट में देख लेते हैं, क्या है ये, गाल ब्लैडर का इन्फ्लामेशन है, गाल ब्लैडर के अंदर इन्फ्लामेशन हो रहा है, उसको अपन क्या बोलेंगे, कोलेसिस्टाइटिस। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है एक्यूट, दूसरा होता है क्रोनिक। एक्यूट के अंदर क्या हो गया, कोई गाल स्टोन हो गया। क्रोनिक के अंदर क्या हो गया कि जो बाइल है वो प्रॉपर एम्प्टी नहीं हो पा रहा है, ठीक है। जो हिपेटिक डक्ट के अंदर कोई किसी प्रकार का ऑब्सेशन आ गया है, तो हाँ, जो इस हिपेटिक डक्ट या फिर जो कलेक्टिंग डक्ट होती है उसके अंदर ऑब्सेशन आने की वजह से बाइल का जो प्रॉपर यहाँ पे एम्प्टी नहीं हो पाती है। क्रोनिक टाइम के, लंबे टाइम के लिए बाइल गॉल ब्लैडर के अंदर ही स्टोर रहता है, जिसकी वजह से क्रोनिक कोलेसिस्टाइटिस हो सकता है। एक टाइम आती है इसके अंदर एक्केलस कोलेसिस्टाइटिस, एक्केलस कोलेसिस्टाइटिस। सो ये कैसे, इसके अंदर भी क्या होता है कि ये एच पाइलोरी की वजह से ये कंडीशन पेशेंट के अंदर अराइज होती है। नेक्स्ट एक टर्म आती है कोलेसिस्टाइटिस
लिथियासिस मतलब क्या हो जाता है, स्टोन फॉर्मेशन हो जाता है कोलेलिथियासिस के अंदर, ठीक है, स्टोन फॉर्मेशन बाइल कंपाउंड का ही। इसके बाद में एक और टर्म आती है यहाँ पे कोलेलिथियासिस। इसके अंदर क्या होता है कि जो बाइल की जो डक्ट है, कौन सी, कॉमन बाइल डक्ट, सीबीडी के अंदर स्टोन फॉर्मेशन का होना, ठीक है। कॉमन बाइल डक्ट किससे बनती है, एक बनती है सिस्टिक डक्ट से, दूसरी बनती है हिपेटिक डक्ट से, ठीक है। इन दोनों के अंदर अगर ऑब्स्ट्रक्शन आने की वजह से यहाँ पे स्टोन फॉर्मेशन हुआ है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, कोलेलिथियासिस। अब इसके अपन साइन सिम्टम देख लेते हैं शॉर्ट के अंदर। इसके साइन सिम्टम क्या होंगे, एक तो रेफर्ड पेन देखने को मिलेगा, रेफर्ड पेन। इसके अंदर क्या होगा कि राइट अपर क्वाड्रेंट से पेन जो है वो रेडिएट होके कहाँ जाएगा, राइट स्केपुला रीजन में, ठीक है। सो रेफर्ड पेन देखने को मिलता है। साथ ही के अंदर बाइल जो जूस है वो इंटेस्टाइन के अंदर नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो जो पेशेंट का जो स्टूल है वो कैसा देखने को मिलेगा, क्ले कलर स्टूल। आपको सबको पता ही होगा कि भाई बाइल जूस है वो आगे जाके स्टेरोबिलिनोजन यूरोबिलिनोजन में को डेवलप करने में काम आता है, जो कि क्या करता है, स्टूल के और यूरिन के येलोइश कलर के अंदर रिस्पॉन्सिबल होता है। अब जब वो आगे इंटेस्टाइन के अंदर जाएंगे ही नहीं तो स्टूल का कलर कैसा रह जाएगा, क्ले कलर अपना स्टूल रह जाएगा। इसी के बाद में बाइल की वजह से क्या देखने को मिल जाता है पेशेंट के अंदर, प्रूराइटिस की कंडीशन देखने को मिलती है। इसके बाद में जॉन्डिस की कंडीशन भी पेशेंट को देखने को मिलती है। सो बेसिकली अपना जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या था, डंपिंग सिंड्रोम था। डंपिंग सिंड्रोम हमने शॉर्ट के अंदर देख लिया, अपेंडिसाइटिस भी हमने पढ़ लिया है, अल्सरेटिव कोलाइटिस भी अपन ने पढ़ लिया है, साथ में कोलेसिस्टाइटिस भी अपन ने देख लिया है, ठीक है। अब गाल ब्लैडर की एक सर्जरी भी करते हैं मैनेजमेंट के लिए कि भाई अगर स्टोन फॉर्मेशन हो गया तो सर्जरी करेंगे अपन। तो सर्जरी के लिए कौन सा इंसिजन देते हैं, कोचर्स इंसिजन, ठीक है, कोचर्स इंसिजन। इसके अंदर पेशेंट को क्या पोजीशन देंगे, सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड कराएंगे पेशेंट को, ठीक है, सुपाइन या फिर लो फॉलर। आई होप आपके क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और कहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर पुट ऑन कर सकता है वो भी अपन ने देख लिया है, ठीक है, कहाँ से अलग तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आज का है, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद सस्पेक्टेड कनेक्टिव टिश्यू डिजीज। एक नर्स है जो एक क्लाइंट की जो केयर कर रही है जिसको क्या है, कनेक्टिव टिश्यू डिजीज है। असेसमेंट फाइंडिंग इंडिकेट क्रोनिक बैक पेन हो रहा है पेशेंट को, साथ में वेट लॉस भी हो रहा है, जॉइंट पेन भी हो रहा है और इचिंग भी देखने को मिल रही है, और साथ में क्या हो रहा है, विजुअल डिस्टर्बेंस भी देखने को मिलता है। इतने कंडीशंस पेशेंट के अंदर देखने को मिल रही है। द नर्स एंटिसिपेट ए डायग्नोसिस ऑफ विच डिसऑर्डर फॉर दिस क्लाइंट। सो अब इन जो कंडीशंस को देखते हुए नर्स क्या डायग्नोस करेगी कि हाँ ये जो प्रॉब्लम्स है ये कौन सी डायग्नोसिस, कौन सी डिजीज कंडीशन में अपने को देखने को मिलती है। ऑप्शन है अपना रिटर सिंड्रोम, मर्फन सिंड्रोम, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस या फिर सिस्टेमिक नेक्रोटाइजिंग वस्कुलाइटिस। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ पिछले क्वेश्चन के रिगार्डिंग कि ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी कोलेसिस्टाइटिस के अंदर। सो ये रहेगी मॉर्फिन, ओके, मॉर्फिन ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी अपने कोलेसिस्टाइटिस के अंदर। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा अपने एनकाइलोसिंग स्पॉन्डाइलाइटिस, ठीक है। एनकाइलोसिंग स्पॉन्डाइलाइटिस के अंदर क्या होता है कि ये एक इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस की कंडीशन होती है जो कि कहाँ अफेक्ट डालती है, स्पाइन एंड जॉइंट के अंदर, ठीक है, स्पाइन एंड जॉइंट को ये अफेक्ट करती है, ठीक है। इसका पॉजिटिव कोज इसका ऑटो इम्यून या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस या फिर कॉन्स डिजीज भी इसके रिस्क फैक्टर में आते हैं, ठीक है। सो इस एनकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू की डिसऑर्डर है जिसके अंदर इन्फ्लामेशन की कंडीशन अपने देखने को मिलती है और ये जो जॉइंट स्पाइन एंड जॉइंट के अंदर ये होती है स्टार्टिंग के अंदर, ठीक है। सो इस कंडीशन में क्या होता है, कहाँ पे ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, सबसे पहले बोनी जॉइंट के अंदर, बोनी
जॉइंट के अंदर ये जो है ये चीज़ देखने को मिलेगी। सबसे पहले ये देखने को मिलेगी स्पाइन के अंदर, दूसरा ये देखने को मिलेगा कहाँ पे, सैक्रो इलायक जॉइंट के अंदर, ठीक है। अब इसके अपन देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, साइन सिम्टम इसके अपन देख लेते हैं कि भाई किसी पेशेंट को अगर ये एंकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस जो कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है ये अगर हो रही है, तो इसके क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे। सबसे पहले साइन सिम्टम जो है वो देखने को मिलेगा आओर्टिक रिगर्जिटेशन, आओर्टिक रिगर्जिटेशन, ओके। जो आउटा है उसके अंदर बैक फ्लो होना शुरू हो जाएगा ब्लड का। नेक्स्ट इसका एक रिस्क फैक्टर और होता है, वो होता है HLA-B27 जीन, ठीक है। जिन पेशेंट्स के अंदर ये जीन देखने को मिलता है उनके अंदर जो है वो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस की कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसी के साथ ही दूसरा साइन सिम्टम कौन सा देखने को मिलता है, यूवेटिस। इसके अंदर क्या होता है कि इन्फ्लामेशन हो जाता है किसमें, मिडल लेयर ऑफ आई में, मिडल लेयर ऑफ आई इन्फ्लामेशन, ठीक है। यूवेटिस में क्या होता है, मिडल लेयर ऑफ आई के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है। नेक्स्ट साइन सिम्टम क्या देखने को मिलेगा, डेक्टिलाइटिस। डेक्टिलाइटिस क्या होता है, सीवियर इन्फ्लामेशन ऑफ फिंगर, फिंगर्स का इन्फ्लामेशन, इसको अपन क्या बोलते हैं, सॉसेज फिंगर। इसका दूसरा नाम क्या है, सॉसेज फिंगर। पेशेंट की जो फिंगर है वो सॉसेज फिंगर कहलाती है इसके अंदर। साथ ही साथ में क्या देखने को मिलेगा अपने को, पेशेंट का जो है वो पल्मोनरी फंक्शन डिक्रीज देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे चेस्ट वॉल की एबनॉर्मलिटी भी देखने को मिलती है, ठीक है। सो ये कुछ साइन सिम्टम अपने को यहाँ पे पेशेंट में देखने को मिलेगा। इसी के साथ और क्या क्या देखने को मिल सकता है, काइपोसिस, वेट लॉस एंड मॉर्निंग स्टिफनेस जॉइंट्स के अंदर, मॉर्निंग स्टिफनेस भी देखने को मिलेगी, ओके। सो ये जो कंडीशन अब जब अपने क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, एक तो उसको क्रोनिक बैक पेन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो क्या है, स्पाइन की प्रॉब्लम है, क्रोनिक बैक पेन देखने को मिलेगा, वेट लॉस भी देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर, जॉइंट पेन भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जॉइंट के अंदर भी ये जो कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है जॉइंट को भी अफेक्ट करती है। साथ में स्किन के अंदर भी ये इचिंग प्रोवाइड करवाती है, और साथ में क्या करती है, ये यूवेटिस कोज करती है, जो कि विजुअल डिस्टर्बेंस भी करवाती है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा एनकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस। नेक्स्ट इसके अंदर क्या दिया गया है, राइटर सिंड्रोम। राइटर सिंड्रोम ये क्या होता है, राइटर सिंड्रोम, इसके अंदर जो है वो आर्थराइटिस की कंडीशन भी इसके अंदर देखने को मिलती है। कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है ये भी। इसके अंदर क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे पेशेंट को, कंजक्टिवाइटिस, यूरेथ्राइटिस और आर्थराइटिस, ठीक है। ये कनेक्टिव टिश्यू जो डिसऑर्डर है वो कहाँ कोज करेगी, कंजक्टिवाइटिस कोज करवा देगी पेशेंट के अंदर, यूरेथ्राइटिस भी कोज करवा देगी, आर्थराइटिस। प्रॉपर विजन नहीं बन पाएगा पेशेंट के अंदर, वो अनेबल टू पी, यूरिनेशन के अंदर वो बर्निंग सेंसेशन होंगे, साथ साथ में आर्थराइटिस की कंडीशन भी पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो राइटर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। नेक्स्ट इसके अंदर अपन ड्रग्स क्या दे देंगे, NSAID, नसेट्स जो है वो अपन ड्रग चला देंगे। इसके बाद में क्या ऑप्शन था, मर्फन सिंड्रोम। मर्फन सिंड्रोम क्या है, ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, जो किसको अफेक्ट करती है, हार्ट को, आइज को और ब्लड वेसल्स को, ब्लड वेसल्स को जो है वो डिफेक्ट करती है, ठीक है। सो इसके अंदर जो है साइन सिम्टम क्या देखने को मिलेंगे पेशेंट के, लॉन्ग हैंड एंड फीट देखने को मिलेंगे पेशेंट के अंदर, वेट लॉस देखने को मिलेगा।
और जो चेस्ट वॉल है कहाँ से, स्टेनम से, स्टेनम से जो चेस्ट वॉल है वो डाउनवर्ड देखने को मिलेगी, ठीक है, थोड़ा अंदर की साइड में धसी हुई देखने को मिलती है। इसको क्या बोलते हैं अपन, पेक्टस एक्स कावेक्टम, ठीक है, पेक्टस एक्स कावेक्टम अपन इस कंडीशन को कहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो था वो क्या था, सिस्टेमिक नेक्रोटाइजिंग वेस्कुलाइटिस। इसके अंदर क्या होता है, जो अपनी ब्लड वेसल्स होती है उसके अंदर जो है वो इन्फ्लामेशंस हो जाता है, ठीक है, इन्फ्लामेशन होने की वजह से वो आगे नेक्रोटाइज हो जाती है। ओके, सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जो रहेगा वो अपना रहेगा एनकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस, ठीक है। जो ये क्वेश्चन भी अपने यहाँ पे कंप्लीट होता है। साथ में अपन ने लेटर सिंड्रोम, मर्फन सिंड्रोम और सिस्टमेटिक नेक्रोटाइजिंग वेस्कुलाइटिस को भी अपन ने कंप्लीट कर दिया है। इसके अंदर ये कैसे कोज करते हैं प्रॉब्लम और क्या क्या क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं ये भी अपन ने पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का अपना, विच असेसमेंट फाइंडिंग इन ए क्लाइंट विथ क्रोनिक किडनी डिजीज इंडिकेट लेट स्टेज सिम्टम। ओके, किसी पेशेंट को क्या है, क्रोनिक किडनी डिजीज है, तो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा साइन है जो इंडिकेट करेगा कि ये जो स्टेज है, ये साइन कौन सी स्टेज में देखने को मिलेगा, जो लेट स्टेज के अंदर ही वो साइन अपने को मिलता है। ऑप्शन ए है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ओलिगोयूरिया, टी कलर यूरिन एंड एडिमा इन लोअर एक्सट्रीमिटीज, ठीक है। ये साइन सारे ही अपने को क्रोनिक किडनी डिजीज के अंदर मिलेगा, बट एक साइन ऐसा है जो अपने को लेट स्टेज के अंदर मिलेगा। सो क्रोनिक किडनी डिजीज क्या होती है ये अपन भी थोड़ा देख लेते हैं। क्रोनिक किडनी डिजीज के अंदर क्या होता है कि लेस देन 60 ml जो है वो यूरिन आउटपुट होता है। ओके, लेस देन 60 ml पर मिनट यूरिन आउटपुट पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है मोर देन 3 मंथ्स तक, ठीक है। मोर देन 3 मंथ्स के तक अगर ये कंडीशन देखने को मिलती है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, क्रोनिक किडनी डिजीज। अब इसकी क्या होता है, 5 स्टेज होती है इसकी, 5 स्टेजेस होती है इसकी। सबसे पहली क्या होती है स्टेज, इसके अंदर जो है वो GFR की जो रेट है वो 90 से ऊपर रहती है, ठीक है। तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, हाँ ठीक है भाई, किडनी जो है वो नॉर्मली फंक्शन कर रही है अपना। सेकंड स्टेज कौन सी होती है, इसके अंदर क्या होता है कि GFR जो है वो 60 to 89 के बीच में रहती है। थर्ड स्टेज के अंदर क्या होता है, थर्ड स्टेज का ए पार्ट, थर्ड स्टेज की 2 स्टेज होती है, ए एंड बी। थर्ड स्टेज के ए के अंदर कितना आता है 45 to 59, बी के अंदर GFR कितनी आ जाएगी पेशेंट की 30 to 44। अब इसकी जो फोर्थ स्टेज होगी, तो फोर्थ स्टेज के अंदर GFR कितनी आती है 15 to 29 एंड फिफ्थ स्टेज के अंदर GFR कितनी आ जाती है पेशेंट की लेस देन 50 ml पर आवर। अगर ये कंडीशन पेशेंट के अंदर अराइज हो गई है सो इसको अपन बोलते हैं एंड स्टेज रीनल डिजीज, एंड स्टेज रीनल डिजीज, ESRD, ठीक है। इस कंडीशन के अंदर अगर पेशेंट आ गया है तो उसको किसकी रिक्वायरमेंट होगी, डायलिसिस की रिक्वायरमेंट होगी पेशेंट को, ठीक है। सो अपने को यहाँ पे क्या देखने को मिला है, यहाँ पे अपने को कंटिन्यूसली जो है वो ओलिगोयूरिया देखने को मिला है, ठीक है। सो ऑप्शन के अंदर भी अपने को पूछा गया है क्या, ओलिगोयूरिया। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन बी। क्योंकि पेशेंट को जो है वो क्रोनिक किडनी डिजीज में क्या होता है कि कंटिन्यूसली जो है यूरिन का जो GFR रेट है वो अपने को कम देखने को मिलती है। ओके, जो ओलिगोयूरिया अगर कंडीशन आ रही है पेशेंट के अंदर तो ये कब आएगी, लेट स्टेज के अंदर आएगी, ठीक है। ओलिगोयूरिया अपन कब बोलते हैं, जब यूरिन का जो फॉर्मेशन है तो लेस देन 40 ml पर 24 आवर्स के अंदर, ठीक है। अगर लेस देन 400 ml, सॉरी 14 नहीं 400 ml अगर 24 आवर्स के अंदर बन रहा है तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, ओलिगोयूरिया बोलते हैं। इसी के ऊपर पोलीयूरिया कब बोलते हैं पेशेंट को, पोलीयूरिया बोलते हैं अपन पेशेंट को 2000 ml पर 24 आवर्स, ठीक है। एक दिन के अंदर अगर वो जो 2000 ml जो है वो यूरिन उसके अंदर बनता है तो इस कंडीशन को अपन बोलते हैं पोलीयूरिया। इसके बाद में एक टर्म और आती है एनयूरिया। एनयूरिया अपन कब बोलेंगे, लेस देन 100 ml के अंदर अपन एनयूरिया बोलेंगे,
ओके, सो ये सभी चीज़ जो है क्रोनिक किडनी डिजीज़ के अंदर देखने को मिलती है। एक और देखने को मिलता है क्या, प्रोटीन यूरिया भी देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर। अभी अपन इसके देख लेते हैं साइन सिम्टम देख लेते हैं एक बार क्रोनिक किडनी डिजीज़ का साइन सिम्टम। सबसे पहले अपन सिस्टमेटिकली देखते हुए चलेंगे अपन, ठीक है। सिस्टमेटिक के अंदर सबसे पहले कौन सा सिस्टम आता है, न्यूरोलॉजी के अंदर देख लेते हैं। न्यूरोलॉजिकल क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे अपने को पेशेंट के अंदर। सबसे पहले एस्टेरेक्सिस देखने को मिलेगा। एस्टेरेक्सिस में क्या होता है, पेशेंट को फ्लैपिंग ट्रेमर्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब ये ट्रेमर्स क्यों देखने को मिलेंगे, ड्यू टू हिपेटिक एनसेफेलोपैथी, ठीक है। ड्यू टू हिपेटिक एनसेफेलोपैथी की वजह से यहाँ पे पेशेंट को जो है वो एस्टेरेक्सिस की कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्या साइन देखने को मिलेगा न्यूरोलॉजी के अंदर, वो मिलेगा एटेक्सिया, ठीक है। एटेक्सिया देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर। जो पेशेंट का जो गेट है वो क्या हो जाएगा, अल्टर हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। और इसी के बाद में अपन बात कर लेते हैं अपने सीवीएस की, कि भाई कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कि पेशेंट जो है वो हाइपरटेंसिव देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा है पेशेंट के अंदर, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। साथ ही में क्या देखने को मिलेगा, कार्डियो मायोपैथी देखने को मिलेगी। इसी के साथ में क्या देखने को मिलेगा, पेरिकार्डियल इफ्यूजन देखने को मिलेगा, ठीक है। जो पेरिकार्डियल जो स्पेस होता है उसके अंदर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, तो क्या देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर, पेरिकार्डियल इफ्यूजन देखने को मिलेगा। इसके बाद में अपन अपना बात कर लेते हैं थर्ड, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या इफेक्ट मिलेगा देखने को, क्रैकल्स देखने को मिलेंगे। क्रैकल्स मतलब फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाना, जिसकी वजह से जो साउंड आएगा वो कौन सा आएगा, क्रैकल्स आएगा। कुसुमल ब्रीथिंग देखने को मिलेगी, कुसुमल ब्रीथिंग, ठीक है। वो क्या करेगा, डीप एंड लेबर्ड ब्रीथिंग करेगा, ठीक है। उसको आराम से उसको सांस जो है वो नहीं ले पाएगा, ब्रीथ नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो कुसुमल ब्रीथिंग देखने को मिलेगी पेशेंट के अंदर। प्लूरल इफ्यूजन देखने को मिलेगा यहाँ पे। लंग्स के जो सराउंडिंग्स जो है वो क्या होगा कि यहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाएगा, जो क्या कोज करवाएगा, प्लूरल इफ्यूजन कोज करवाएगा। इसी के साथ ही क्या देखने को मिलेगा, टेकिपनिया, ठीक है। टेकिपनिया भी देखने को मिलेगा। सो ये सभी जो चीज़ें हैं वो अपने को रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर अफेक्ट करती हुई दिखाई देगी। इसी के बाद में चौथा सिस्टम कौन सा ले लेते हैं अपन, हीमेटोलॉजिकल सिस्टम के अंदर अपने को क्या क्या चीज़ देखने को मिलेगी। एक अपने को देखने को मिलेगा क्या, एनीमिया क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि इरिथ्रोपोइटिन जो हार्मोन होता है वो यहाँ पे किडनी यहाँ पे इम्पेयर्ड हो चुकी है, तो इसका जो प्रॉपर जो है वो बैलेंस नहीं रहेगा अपनी बॉडी के अंदर, लेवल कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, एनीमिया की कंडीशन पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है। इसके बाद में फिफ्थ के अंदर अपन चलते हैं जीआई सिस्टम के ऊपर, ठीक है। गैस्ट्रो सिस्टम के ऊपर चलते हैं, तो अपने क्या देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन अपने को पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। ये क्यों देखने को मिलेगी, क्योंकि पोटेशियम का जो है वो प्रॉपर एक्सक्रीशन नहीं हो पाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन भी देखने को मिलेगी। और इसके बाद में अपने को क्या देखने को मिलेगा, एनोरेक्सिया की कंडीशन भी पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है अगर क्रोनिक रीनल फेलियर हो रहा है तो। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं अपना मेन रीनल पे, अपन ये सब चीज़ तो अपन ने रीनल सिस्टम के अंदर कॉजेज पढ़ी ली है यहाँ पे, ठीक है। सो ये इफेक्ट हो रहा है रीनल सिस्टम के ऊपर। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ओलिगोयूरिया। साथ ही में हमने क्या कर लिया है यहाँ पे, क्रोनिक किडनी डिजीज़ को अपन ने शॉर्ट व्यू के अंदर अपन ने समझ लिया है, और कैसे अदर जो अपनी बॉडी के सिस्टम है उसको कैसे अफेक्ट करती है। यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन पुट ऑन हो सकते हैं। सो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिकमेंडेड प्रिपरेशन फॉर इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिकमेंडेड प्रिपरेशन, ठीक है। जब अपन ECT दे रहे होते हैं तो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से सभी प्रकार की प्रिपरेशन हम करते हैं एक को छोड़ के, तो वो कौन सी है, प्री मेडिकेशन विथ एन एंटी कोलिनर्जिक एजेंट, मॉर्निंग बाथ NPO आफ्टर मिडनाइट, इन्फॉर्म्ड कंसेंट इन राइटिंग, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन एंटी कन्वल्जेंट 30 मिनट्स बिफोर ECT। सो इस क्वेश्चन के अंदर अपन क्या करेंगे, पेशेंट को जो है वो एडमिनिस्टर अपन नहीं करेंगे,
क्या नहीं करेंगे, एंटी कन्वल्जेंट जो है वो ड्रग्स को जो अपन पेशेंट को एडमिनिस्टर नहीं करेंगे, क्योंकि ईसीटी की वजह से अपन क्या करते हैं कि सीजर लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर एंटी कन्वल्जेंट देंगे तो पेशेंट को इफेक्टिव सीजर नहीं आएंगे, और जो मूड डिसऑर्डर्स रहेगी, जो सिजोफ्रेनिया रहेगा, उनको इफेक्टिवली अपन सोल्व नहीं कर सकते, ठीक है। सो प्री मेडिकेशन विथ एंटीकोलिनर्जिक, ये जी हाँ, ये अपन करते ही हैं। और मॉर्निंग बाथ एंड एनपीओ आफ्टर मिडनाइट, इन्फॉर्म कंसेंट भी अपने को लेना होता है, ठीक है। सो अब ईसीटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं साथ के अंदर। ईसीटी को डिस्कवर किसने किया था? बिनी एंड सेलेटी ने। बिनी एंड सेलेटी ने क्या था, कब किया था? 1938 में किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे क्या बनता है? फादर ऑफ कन्वल्जिव थेरेपी, फादर ऑफ कन्वल्जिव थेरेपी कौन है? जेम्स मेडुना। नेक्स्ट इससे क्वेश्चन क्या बन जाता है कि जो ईसीटी होती है ये दो टाइप की होती है, एक होती है यूनिलेटरल, दूसरी होती है वो कौन सी होती है? बाइलेटरल, ठीक है। यूनिलेटरल के अंदर अपन एक साइड के अंदर ही इलेक्ट्रोड का जो है प्लेसमेंट करेंगे, बाइलेटरल के अंदर जो अपन दोनों साइड के अंदर बहुत टेम्पोरल रीजन के अंदर अपन इलेक्ट्रोलाइट का प्लेसमेंट करते हैं। अब बात कर लेते हैं अपन टेक्निक क्या होती है। एक टेक्निक होती है डायरेक्ट ईसीटी, एंड दूसरी जो टेक्निक होती है वो होती है मॉडिफाइड, ठीक है। यहाँ पे अपन समझ लेते हैं सबसे पहले डायरेक्ट ईसीटी। डायरेक्ट ईसीटी के अंदर क्या करते हैं, किसी भी प्रकार की अपन मेडिकेशन नहीं देते हैं, एक को छोड़ के। कौन सी? एट्रोपिन, ठीक है। एट्रोपिन मेडिकेशन जो अपन पेशेंट को देते हैं, और कोई किसी भी प्रकार की मेडिकेशन जो है पेशेंट को नहीं देते हैं। एट्रोपिन क्या करती है पेशेंट के अंदर? ये अपने बॉडी में सीक्रेशंस को डिक्रीज करती है, जिसकी वजह से पेशेंट को जो है वो एस्पिरेशन की कंडीशन नहीं होगी, ठीक है। सो एट्रोपिन जो ड्रग है वो अपन पेशेंट को देते हैं। और दूसरा अपन क्या टाइप था ईसीटी का? मॉडिफाइड। मॉडिफाइड के अंदर अपन क्या करते हैं, ड्रग्स देते हैं पेशेंट को साथ के अंदर, ठीक है। ईसीटी विद मॉडिफिकेशन मीन्स ड्रग्स भी साथ में देनी है। सबसे पहली ड्रग्स कौन सी देते हैं? वही अपने एट्रोपिन सल्फेट। इसकी क्या डोज रहेगी? इसकी डोज रहेगी 0.6 mg। क्या रूट रहेगा इसका? IM। इसी के साथ में ये क्यों देते हैं? सिक्रेशन को कम करेंगे, बॉडी के सिक्रेशंस को। दूसरी ड्रग कौन सी होती है? दूसरी ड्रग होती है अपनी थियोपेंटल सोडियम, थियोपेंटल सोडियम, या फिर मेथोहेक्सिटल। ये ड्रग क्या करती है? ये कौन सी होती है? ये एनेस्थेटिक एजेंट्स होते हैं, एनेस्थेटिक एजेंट्स। ये क्या करता है? पेशेंट को जो फियर है, साथ ही में पेशेंट की जो एंजाइटी है, उसको कम करते हैं। थर्ड कौन सी ड्रग देती हैं? सक्सिनाइल कोलिन। सक्सिनाइल कोलिन अपन क्यों देते हैं? ये क्या होती है? मसल रिलैक्सेंट। ये क्या करेगी? पेशेंट की जो मसल्स है उसको रिलैक्स करवाएगी। ये क्या प्रिवेंट करेगी? पेशेंट में फ्रैक्चर की कंडीशन को जो है प्रिवेंट करवा देगी, ठीक है। सो ये सब क्वेश्चंस है यहाँ पे कि कौन कौन सी ड्रग्स को देते हैं, कौन सा मसल रिलैक्सेंट यूज करते हैं, बॉडी के अंदर कौन सी एंटीकोलिनर्जिक एजेंट है वो देते हैं अपन, ओके। सो नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इसका ड्यूरेशन कितना होता है, ओके। ड्यूरेशन जब देख ही रहे हैं तो फिर सारे प्रकार के क्वेश्चन ही देख लेते हैं इसके, क्योंकि आपके एग्जाम्स नियर बाई है और सारी जो थ्योरेटिकल जो पार्ट्स को अपन सारा तो कवर कर नहीं सकते, बट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है उस टॉपिक में से वो अपन साथ में कवर करते हुए चलते हैं, यही मेरी कोशिश रहती है। सो ड्यूरेशन कितना रखते हैं अपन इसके अंदर? ड्यूरेशन रखते हैं 30 to 90 सेकेंड्स का, ठीक है। 30 to 90 सेकेंड्स का रखते हैं। मिनिमम ड्यूरेशन कितना रखते हैं? मिनिमम ड्यूरेशन अपन रखते हैं 25 सेकेंड का। मिनिमम ड्यूरेशन जो है 25 सेकंड का तो होना ही होना चाहिए। अगर ईसीटी को अपन इफेक्टिव रूप से काम में लानी है तो मिनिमम 25 सेकंड का रखना ही चाहिए, जबकि 30 to 90 जो है वो एक ऑप्टिमम ड्यूरेशन है, ओके। नेक्स्ट इससे क्वेश्चन बनता है कि भाई करंट कितना अपन यूज करते हैं, ठीक है।
करंट कितना अपन यूज करते हैं, तो करंट अपन यूज करते हैं 70 to 130 वोल्ट का। एक लाइन में अगर क्वेश्चन पूछ ले कि भाई कितना होना चाहिए, तो 110 वोल्ट, या फिर ये भी पूछ लेता कई बार 200 to 1600 एमपी का इसके अंदर जो है वो करंट रखते हैं, और इसका करंट का ड्यूरेशन कितना रखते हैं, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, तो 0.6 सेकेंड। ठीक है, 0.6 सेकेंड का अपन ड्यूरेशन रखते हैं। अब अगर और क्वेश्चन पूछ ले, और डीप में चला जाए क्वेश्चन पूछने के लिए कि भाई पूछ ले कि भाई मूड डिसऑर्डर के अंदर ईसीटी कितनी रिक्वायरमेंट है, सो 6 to 8 ईसीटी जो ईसीटी की थेरेपी है वो मूड डिसऑर्डर में रिक्वायरमेंट होती है। और आगे पूछ ले सिजोफ्रेनिया के अंदर कितनी रिक्वायरमेंट होती है, सिजोफ्रेनिया के अंदर 8 to 12 ईसीटी की रिक्वायरमेंट होती है। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ मैं आपको ईसीटी के कॉम्प्लिकेशन से, कि भाई अगर किसी पेशेंट को जो है वो आईसीपी की कंडीशन है, तो यहाँ पे क्या करना है, ईसीटी इसके अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती है। ठीक है, आईसीपी की कंडीशन को ईसीपी कॉन्ट्रा इंडिकेट करना है ईसीटी को। ठीक है, ये कौन सा है, एक एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। ठीक है, कभी भी इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर पेशेंट का ज़्यादा रहता है, उसको ईसीटी अपन को नहीं प्रोवाइड करनी है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, कि भाई अपने क्या पूछा है, नॉट रिकमेंडेड पूछा है, तो मतलब एंटी कन्वर्जेंट तो उसको देंगे ही नहीं, कि भाई अपने को कन्वर्जन ही तो लाना है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहा वो रहा ऑप्शन डी। आई होप आपके मैं अच्छे से डाउट्स क्लियर कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो आज का अपना, वेल इन ए रेस्टोरेंट नर्स नोटिस वुमेन क्लचिंग हर थ्रोट। ठीक है, एक जो नर्स है वो एक रेस्टोरेंट में बैठी है और वो नोटिस कर रही है कि वुमेन जो है वो अपना गला पकड़ रही है। ठीक है, अगर द वुमेन इज अनेबल टू स्पीक, बोल भी नहीं पा रही है। नर्स आस्क द वुमेन इफ सी चोकिंग एंड सी इंडिकेट यस। अब जो नर्स है वो उस वुमेन से पूछ रही है कि क्या आपको चोकिंग फील हो रही है। ठीक है, अब वो वुमेन ने क्या किया है कि हाँ बोला, कहा कि हाँ मुझे चोकिंग हो रही है। विच रेस्पॉन्स बाय द नर्स शुड बी डन फर्स्ट। ओके, ये प्रायोरिटी का क्वेश्चन आपने यहाँ पे है। अब नीचे देखिए ऑप्शंस में से कौन सा एक्शन जो है वो नर्स क्या करेगी, सबसे पहले करेगी। एस्टैब्लिश एन एयरवे बाय टिल्टिंग द चिन बैक, एडमिनिस्टर 5 क्विक चेस्ट कंप्रेशन, एडमिनिस्टर 2 रेस्क्यू ब्रीथ्स, या फिर परफॉर्म द हेमलिच मैन्यूवर। सो इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा इसके अंदर। हेमलिच मैन्यूवर जो है वो अपन पेशेंट को जो है वो परफॉर्म करेंगे। इसके अंदर क्या करते हैं, अपनी जो फिस्ट, अपनी जो थंब होता है उसको अपन फिस्ट के अंदर रखते हैं, फिर जो थंब का जो पार्ट रहता है उसको स्टेनम के यहाँ पे नीचे अप्लाई करते हैं, और 5 अपन अपवर्ड मोशन के अंदर इसको प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए ये क्या करती है, अपने को जो एयरवे के अंदर कुछ भी चीज़ फंसी हुई रहेगी वो अपने को एक्सपेल आउट करवाने में हेल्प करती है। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं हेमलिच मैन्यूवर। और ये बाकी के जो भी चीज़ें हैं, जो भी ऑप्शंस हैं, ये अपन मोस्टली अनकॉन्शियस अगर पेशेंट होता है ना, तो इस कंडीशन के अंदर अपन ये सब चीज़ें अप्लाई करते हैं। ठीक है, अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर अप्लाई करते हैं। बट यहाँ पे वुमन अगर एडल्ट है, उसको चोकिंग हो रही है, तो अपन हेमलिच मैन्यूवर का अपन यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी अपन रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आज का, व्हाट फिजिकल एक्टिविटी इज रिकमेंडेड फॉर ए स्कूल एज चाइल्ड विद अस्थमा। एक बच्चा है, स्कूल एज चाइल्ड है, उसको अस्थमा की कंडीशन हो रखी है, तो अपन क्या फिजिकल एक्टिविटी उसको अपन करने को बोलेंगे, डिस्टेंस रनिंग, इंडोर स्विमिंग, शॉकर, या फिर बास्केटबॉल। सो अस्थमा का पेशेंट है। ठीक है, अस्थमा के अंदर क्या होता था कि भाई जो एयरवे होता है वो क्या होता है, नैरो हो जाता है। ओके, अब उसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से अपने क्या देखने को मिलेगा, रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर। ठीक है, एंड फटीग देखने को मिलेगा, और वो स्ट्रगल करेगा सांस लेने के लिए। ठीक है, क्योंकि एयरवे यहाँ पे नियर हो जाता है। ठीक है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, सो इस कंडीशन को प्रिवेंट, अगर अस्थमा की कंडीशन है और उसको अपन क्या फिजिकल एक्टिविटी करवाएंगे, उसको अपन करवाएंगे इंडोर स्विमिंग जो है अपन पेशेंट को करवाएंगे। अस्थमा से एक क्वेश्चन बनता है कि भाई कौन सा साउंड जो है वो अस्थमा के अंदर देखने को मिलता है, पेशेंट कौन सा क्लिनिकल साउंड देखने को मिलता है, वो कौन सा है, वीजिंग साउंड। ओके, अगर किसी पेशेंट को वीजिंग साउंड आ रहा है तो वो क्या इंडिकेट करेगा, उसमें भी उस जो पेशेंट को अस्थमा की कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट ऑप्शन अपना आज का, क्वेश्चन अपना आज का, द नर्स इज असेसिंग ए क्लाइंट विद पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज का मतलब क्या हो गया, डोपामिन का लेवल पेशेंट के अंदर कम हो जाता है।
विच साइन ऑफ ए प्राइमरी मोटार सिम्टम, क्या पूछा है, मोटार सिम्टम का साइन पूछा है। इन्वॉल्वमेंट वुड द नर्स एक्सपेक्ट टू ऑब्जर्व, ठीक है। मोटार जो सिम्टम कौन सा इन्वॉल्व होगा पार्किंसन डिजीज के अंदर, नीचे दिए गए ऑप्शंस में से। रेस्टिंग ट्रेमर, स्लीप डिस्टर्बेंस, कॉन्स्टिपेशन या फिर फटीग। सीधे अपन क्वेश्चन के आंसर पे चलते हैं। रेस्टिंग ट्रेमर जो है वो देखने को मिलती है पार्किंसन वाले पेशेंट को। रेस्ट ऑफ 3 आर नॉन मोटार, ये कुछ अपने को मोटार सिम्टम के अंदर ये इन्वॉल्व नहीं रहते हैं। सो रेस्टिंग ट्रेमर क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, एक न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज है, ठीक है। न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज है। इसके अंदर क्या होता है, डोपामिन का लेवल जो होता है बॉडी के अंदर कम देखने को मिलता है। डोपामिन को कौन सिक्रेट करता है, सब्सटेंसिया नाइग्रा जो है वो, वहाँ से डोपामिन का जो है वो सिक्रेशन अपने को देखने को मिलता है। सो इसके अंदर पेशेंट को क्या देखने को मिलेगा, रेस्टिंग जो है वो ट्रेमर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में क्या देखने को मिलेगा, पेशेंट को ब्रेडिकाइनेशिया देखने को मिलेगा। साथ में क्या देखने को मिलेगा, मास्क लाइक फेस देखने को मिलेगा, मास्क लाइक फेस देखने को मिलेगा। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा अपना रेस्टिंग ट्रेमर। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का अपना लास्ट क्वेश्चन अपना आज का, द नर्स इज एम्प्लॉयड ऑन ऑन्कोलॉजी यूनिट, एक नर्स जो है वो ऑन्कोलॉजी यूनिट के अंदर काम कर रही है। 60 ईयर ओल्ड क्लाइंट इज एडमिटेड फॉर सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ मेनिंजियोमा, एक मेनिंजियोमा की कंडीशन एक 60 ईयर ओल्ड क्लाइंट के अंदर देखने को मिली है और वो उसको एडमिट हो रखा है ऑन्कोलॉजी यूनिट के अंदर सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए। द नर्स वुड एंटिसिपेट मॉडिफाइंग द एनवायरमेंट फॉर विच सिम्टम, नर्स क्या एंटिसिपेट करेगी कि भाई नीचे दिए गए सिम्टम में से कौन सा ऐसा सिम्टम है जिसके लिए अपने को एनवायरमेंट मॉडिफिकेशन की नीड है, ठीक है। एनवायरमेंट मॉडिफिकेशन की नीड पड़ेगी। सो डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, सीजर्स, पुअर कंसंट्रेशन या फिर इम्पेयर्ड मोबिलिटी, ठीक है। तो मेनिंजियोमा क्या होता है, जो अपने ब्रेन के अंदर जो लेयर होती है मेनिंजीज, उनके अंदर अगर ट्यूमर की कंडीशन डेवलप हो रही है, इसको अपन क्या बोलेंगे, मेनिंजियोमा। और इसके अंदर जो पेशेंट को क्या देखने को मिलता है, वो सीजर पेशेंट को देखने को मिलता है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा सीजर। डिफिकल्ट इन स्वेलोइंग, पुअर कंसंट्रेशन, इम्पेयर्ड मोबिलिटी जो है वो यहाँ पे प्रायोरिटी यहाँ पे नहीं रहेगी। प्रायोरिटी इसको अपन किसको देंगे, सीजर को यहाँ पे प्रायोरिटी देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एनवायरमेंट मॉडिफिकेशन जो करना है पेशेंट को, ठीक है। सीजर के से अपन बचाव के लिए, सीजर आने के बाद में क्या क्या चीज़ें हो सकती है पेशेंट को उससे बचाव करने के लिए। सो आज का जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा सीजर। और आज की क्लास को अपन यहीं पे पूर्ण विराम देते हैं, यहीं पे अपन ख़त्म करते हैं। और आई होप आपको आज की क्लास काफ़ी अच्छे से समझ आई होगी। और आपको अगर किसी भी प्रकार का डाउट है, किसी भी प्रकार की क्वेरीज है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और इसी के साथ ही आने वाली टेस्ट सीरीज के अंदर हम और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे जो एग्जाम्स के रिगार्डिंग काफ़ी आपको हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। और आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप तो बता देना कमेंट बॉक्स के अंदर। साथ ही के अंदर वीडियो अगर अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ ज़रूर आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिए RNCC। सो थैंक यू सो मच।